हो गया? चलिए ठीक है। कल कहाँ तक हुआ तो बताइए। शायद पंक्चुएशन पढ़ना है ना, कुछ और करना है उसके पहले, पंक्चुएशन से पहले कुछ करना है। फ्लोट के बाद न्यूमेरिक लिटरल्स कर रहे थे ना, उसमें कुछ बचा है ना, उसमें बचा है फ्लोट ना, फ्लोट हो चुका है, फ्लोट हो लॉन्ग हुआ, लॉन्ग करना है, लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स, ये दो चीज करना है। ठीक है, तो जैसे लॉन्ग भी इंटीजर ही होता है, इसको लॉन्ग इंट भी कहा जाता है, लॉन्ग को लॉन्ग इंट भी कहा जाता है, ये भी इंटीजर ही होता है। लेकिन अगर कोई लिटरल का मतलब कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू लॉन्ग टाइप का हमको रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये मान लो 25 है, 25 को अगर हमको लॉन्ग टाइप का अगर बताना है तो हम इसके आगे एल स्मॉल लेटर में या एल कैपिटल लेटर में लिख देंगे तो ये लॉन्ग वैल्यू हो जाती है, ये लॉन्ग कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एल सफिक्स की तरह से यूज करेंगे कांस्टेंट वैल्यू के साथ, तो 25 एल स्मॉल में हो या एल कैपिटल में हो तो ये लॉन्ग लिटरल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आया? कुछ है नहीं ऐसा इसमें। और लिटरल सीधे सीधे आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू को ही लिटरल कहा जाता है। याद है इसको? चलिए अगला था इसमें कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स लिटरल, कॉम्प्लेक्स लिटरल आप मैथ, जो लोग मैथ पढ़े होंगे उसमें आप लोग इसको देखे होंगे कि इस तरह से a प्लस बी और यहां पर नीचे लिखा जाता है i, देखे है ना? कोई पढ़ा है नहीं? मैथ स्टूडेंट है कोई? तो आप लोग जानते होंगे i का मतलब क्या होता है? i का मतलब हाँ इमेजिनरी, ठीक ना? i का मतलब होता है इमेजिनरी, और ये इमेजिनरी वैल्यू होता क्या है बताइए? √-1। हाँ सही बता रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है रियल पार्ट और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक ना? जब हम पाइथन में इस तरह के नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम पाइथन में यूज करते हैं तो पाइथन में थोड़ा सा चेंजेस है, और चेंजेस क्या है कि आई की जगह पर, बात मत करो भाई, 2 मिनट हम शांत हो रहे हैं, तो आप लोग बोल लीजिए, ठीक है? जब आप शांत हो जाएंगे तो बोल लीजिए, जो लोग बात कर रहे हैं बोल लीजिए। पाइथन में थोड़ा सा चेंज है, आई की जगह पर जे होता है, a प्लस बी जे है, ये भी इमेजिनरी है। ठीक है, जैसे मैथ में आई इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है तो पाइथन में जे इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है, ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वगैरह होता नहीं है। ठीक है, तो एक फंक्शन आपके पास है, जैसे मान लीजिए कि कोई हम नंबर यहां पर दे रहे हैं 4 + 5
जे 4 + 5j, मान लीजिए ए में या एक्स में स्टोर कर लेते हैं, x = 4 + 5j, ठीक है। तो अगर इसका रियल पार्ट निकालना है, रियल पार्ट, तो आप इसको इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट x डॉट रियल, प्रिंट x डॉट रियल, और इमेजिनरी पार्ट अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट x डॉट इमेज, IMAG, इतना ही। तो नीचे वाले से जो नंबर दिया उसका इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा, और रियल को यूज कर लेंगे वेरिएबल के साथ, डॉट ऑपरेटर से दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट मिल जाता है। इस स्टेज में, जिस स्टेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, या जिस स्टेज में आप लोग का सिलेबस है ओ लेवल का, उसमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका बहुत ज़्यादा यूज है नहीं, ठीक है। जब हाई लेवल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर इसका यूज होता है, तो उस लेवल तक हमको नहीं जाना है। हमको यहाँ पर इन दो चीज़ों के बारे में, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये जान लेना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, इतना हमको यहाँ पे समझ लेना है। बात समझ में आई कुछ? अब इसके बाद आगे क्या बचा? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क होता है जो कि हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, कई सारा आप यूज कर भी चुके हैं। दो चार कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। पंक्चुएशंस कौन कौन सा होता है ये जान लीजिए। लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अभी लगेगा तो दोनों तरह से लगता है जब हम यूज करते हैं। और इसके अलावा हैश और डॉलर, एट द रेट, डॉलर साइन नहीं होता सर। अभी लिटरल बचा है, हैं? लिटरल, अभी बूलियन बचा है, बूलियन और नॉन लिटरल भी बचा है। अरे वही पूछ ऐसे बताया। अरे चलो इसको लिख लो, बस इतना ही है इसमें। कंप्यूटर को देख लो। ये सब पंक्चुएशंस है। इससे जनरली आप फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं या प्रायोरिटी कर डिफाइन कर लेते हैं। इससे और एक और काम इसे करते हैं, इससे टपल क्रिएट करते हैं, और इससे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, और इससे लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, और भी आगे देखेंगे तो एरे वगैरह में भी इसी तरह का सिंबल यूज होता है। तो लिस्ट भी एक तरह का एरे होता है। और ये कामा का यूज कर चुके हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, ये सब कर चुके हैं। हैश का भी कमेंट के लिए किए हैं। एट द रेट आगे मिलेगा, आगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे एट द रेट का यूज करेंगे। तो ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनको हम पाइथन लैंग्वेज में यूज करते हैं। टप्पल भी कल नहीं आई थी, आई थी नहीं आई थी, तो नहीं आओगी तो ऐसे ही होगा। तब थोड़ा सा बताया था, वैसे आगे पूरा चैप्टर है सीक्वेंस डेटा टाइप। तो सीक्वेंस डेटा टाइप में कई तरह के डेटा टाइप्स हैं। उसमें लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, सेट होता है। तो डिटेल बात करेंगे आगे उसके बारे में। जिस तरह से लिस्ट क्रिएट करते हैं उसी तरीके से टपल भी हम लोग क्रिएट करते हैं। आगे देखेंगे कि लिस्ट और टपल में अंतर क्या है। बूलियन लिटरल ना, बूलियन और नॉन, ये दो बचा है। बूलियन
लिटरल्स। तो बूलियन लिटरल्स में दो तरह की वैल्यू होती है। बूलियन वैल्यू दो तरह का होता है, ट्रू और फॉल्स ना, मालूम है आपको। तो जब आप यहाँ पर यूज करेंगे तो ट्रू को हमेशा, ट्रू जब लिखेंगे तो ट्रू का टी हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक, और फॉल्स का एफ कैपिटल रहेगा। यही वैल्यू है बूलियन वैल्यू। आप इसको किसी वेरिएबल में अगर स्टोर करना चाहें तो स्टोर भी इस तरीके से कर सकते हैं, ए इक्वल ट्रू और बी इक्वल फॉल्स। और अगर सी इक्वल ऐसे लिख दें तो इसमें और इसमें अंतर हो जाएगा, ए वेरिएबल में और सी वेरिएबल में अंतर हो जाएगा। अंतर मालूम है ना, क्या अंतर हो जाएगा? ए वेरिएबल बूलियन वेरिएबल होगा और सी वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर जो ट्रू लिखा गया है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, ये स्ट्रिंग की तरह से काम करेगा। ये स्ट्रिंग है ही, ठीक, और ये बूलियन वैल्यू है, तो इन दोनों में अंतर है। यही बूलियन लिटरल है। बूलियन लिटरल में केवल दो तरह की वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, और आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। हो गया? इसके बाद नन लिटरल। नन में एन को कैपिटल लिखना है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे ट्रू में टी को कैपिटल लिखना है, फॉल्स में एफ को कैपिटल लिखना है जब वो बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो उसी तरह से नन को, ये नन भी एक तरह की वैल्यू होती है, ये नन भी वैल्यू होता है, लेकिन ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता, जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। ये एक तरह की वैल्यू है और ये एम्पटी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता, एम्पटी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है और ये जीरो को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये एक तरह की वैल्यू है, नन वैल्यू है, ठीक है। और हम इसको अगर चाहें किसी वेरिएबल में स्टोर करना तो कर भी सकते हैं, और हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इक्वल नन, ठीक। बस इतना ही लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको प्रिंट करा दें, प्रिंट ए को प्रिंट कर देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, नन, नन। और टाइप भी अगर इसका प्रिंट करा दें तो उसका टाइप भी क्या मिलेगा, नन, नन। अगर प्रिंट करा दें प्रिंट टाइप ए तो टाइप भी इसका नन और वैल्यू भी उसका नन। ये चैप्टर, जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पाइथन या इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो ये खत्म ही होने वाला है। इसमें दो चीजें और हैं जिसको आप बहुत यूज कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। बता दें इसको। यस। एक चीज इसमें है इनपुट फंक्शन और एक है प्रिंट फंक्शन, ये दो चीज और है इसमें, ठीक है। तो इन दोनों को आप बहुत यूज कर चुके हैं। अगर कोई ऐसा है जिसको इनपुट फंक्शन में कोई कंफ्यूजन हो या प्रिंट फंक्शन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। किसी को भी कोई कंफ्यूजन अगर इनपुट फंक्शन में या प्रिंट फंक्शन में है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इनपुट फंक्शन का बहुत यूज किए हैं और प्रिंट फंक्शन का भी हम लोग बहुत यूज किए हैं।
आपको ये पता है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट कैसी वैल्यू एक्सेप्ट करता है? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू इनपुट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें A इक्वल इनपुट इंटर वैल्यू, तो A वेरिएबल में कैसी वैल्यू आएगी? स्ट्रिंग टाइप की आएगी। आप इनपुट चाहे किसी भी तरह की वैल्यू करें, अगर आप इंटीजर भी इनपुट कर देंगे तो उस इंटीजर को भी वो स्ट्रिंग की तरह से ही कंसीडर करेगा। अगर आप कोई फ्लोट वैल्यू इनपुट कर दें तो फ्लोट को भी वो स्ट्रिंग की तरह से ही कंसीडर करेगा। और अगर आपको इंटीजर वैल्यू इनपुट करना है तो इनपुट फंक्शन के पहले एक और फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा, इंट फंक्शन। मालूम है ना? इंट फंक्शन। जैसे b इक्वल इंट, फिर उसके बाद इनपुट और इंटर नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो हम वैल्यू लिख दिए थे, क्योंकि हमको मालूम था कि वो स्ट्रिंग है कंसीडर करेगा, इसलिए वहाँ पे नंबर नहीं लिखे थे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कोई नंबर इनपुट करेंगे तो इनपुट फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट उसको स्ट्रिंग की तरह से कंसीडर करेगा, लेकिन इंट फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके तब b वेरिएबल में स्टोर करेगा। और इसी तरह से c वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं, इस तरह से इनपुट कराकर फ्लोट, फिर उसके बाद इनपुट और यहाँ पर इंटर नंबर या इंटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसा भी आप मैसेज लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक और चीज हम आपको बता चुके हैं इसमें कि अगर आप एक ही लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल को इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है, तो डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे x, y इक्वल इंट इनपुट इंटर एनी टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर, और यहां पर क्या करेंगे? डॉट स्प्लिट फंक्शन। इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो आप एक ही लाइन में एक से ज्यादा वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मत समझना कि यहाँ पर हम इंट फंक्शन का यूज किए तो केवल इंटीजर वैल्यू ही इनपुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्लोट कर दोगे तो दो फ्लोट टाइप की वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं, और अगर इंट या फ्लोट यूज नहीं किया तो दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं। बात समझ में आई सबको? तो इसकी लिमिटेशन भी आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ गया तो इसकी लिमिटेशन भी आपको समझ में आनी चाहिए। बताइए, अगर आपको बात अच्छे से समझ में आया होगा तो इसका लिमिटेशन भी समझ में आ गया होगा। लिमिटेशन समझ में नहीं आ रहा है? इसका मतलब ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। लिमिटेशन ये है कि आप इससे दो नंबर इनपुट तो कर सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट नंबर इनपुट नहीं कर सकते। मैंने ऐसा नहीं कर सकते कि एक इंटीजर इनपुट हो जाए और एक फ्लोट हो जाए, ये नहीं होता। जब भी दोनों इनपुट होगा तो इंट ही होगा, और अगर इंट की जगह पे फ्लोट रहेगा तो फिर दो फ्लोट नंबर ही इनपुट होगा। ये इसकी लिमिटेशन। आपको समझ में आ गया होगा? क्योंकि फंक्शन जैसा हम यूज कर रहे हैं वैसा ही वो उसको कन्वर्ट करेगा। इंट फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। या फ्लोट को अगर यूज कर लेंगे तो जो नंबर हम इनपुट करेंगे उसको वो फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा। तो जैसे नंबर 10 नंबर इनपुट कर रहे हैं, फ्लोट में क्या कन्वर्ट हो गया है? 10 नंबर का मतलब कि 10 डिफरेंट नंबर्स या एक ही नंबर जिसकी वैल्यू 10 वैल्यू 10
एक ही वैल्यू 10 है सर। एक ही वैल्यू सर एक वैल्यू 10 और यहाँ पे वेरिएबल दिया 2। एक 10 है 5 है हाँ, तो उसका प्रिंट पे क्या आएगा? प्रिंट कहाँ करा है? से आउटपुट जो होगी तो आउटपुट जब लेंगे तब ना, यहाँ पे आउटपुट लिया कहाँ? आउटपुट लिया है नहीं ना? आउटपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन है? प्रिंट प्रिंट करना है। तो जब आप प्रिंट कराएंगे तो जो इनपुट करेंगे वो आउटपुट मिलेगा। जो आउटपुट, जब आउटपुट आप लेंगे तब ना आउटपुट मिलेगा। इनपुट फंक्शन क्या करता है? केवल वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करने की फैसिलिटी देता है, वो प्रिंट करने की फैसिलिटी तो देता नहीं है। तो कोई वैल्यू अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले कराने के लिए आपको प्रिंट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं किए। अब अगर मान लो आप यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज कर देते हो, मान लो हम यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट x, y, प्रिंट x, y, ठीक है। तो जो आप इनपुट किए रहेंगे x में वो प्रिंट हो जाएगा और जो y में इनपुट किए रहेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। आप इसको अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं कि यहाँ पर x को प्रिंट करा ले इस तरह से और इसके नीचे फिर y को प्रिंट करा ले, प्रिंट x और प्रिंट y। तो ऊपर वाली लाइन में x प्रिंट करेगा, नीचे वाली लाइन में y प्रिंट करेगा। आपको आंसर मिला जो क्वेश्चन था आपका? बोलिए। यस सर। यही पूछ रहे थे। जब प्रिंट कराएंगे तब आपको उसका आउटपुट डिस्प्ले होगा, आउटपुट आपको उसका मिलेगा। प्रिंट नहीं कराएंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। मिटा दें इसको। इसके अलावा प्रिंट फंक्शन को भी आप बहुत यूज किए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लें। यस सर। प्रिंट फंक्शन से आप किसी भी तरह की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आप प्रिंट फंक्शन के साथ उस स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टेड कोट्स या डबल कोट्स, ठीक है, जिसमें भी चाहे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने लिख दिया कंप्यूटर, यहां पर लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो दोनों ही प्रिंट कर देगा कंप्यूटर। ये प्रिंट करने का मतलब कि प्रिंटर पे प्रिंट नहीं करना है, प्रिंट करने का मतलब यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करने से ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, ठीक। तो ये भी कंप्यूटर डिस्प्ले कर देगा और ये भी कंप्यूटर डिस्प्ले कर देगा। अब इसके साथ साथ अगर मान लो आप कि कोई वेरिएबल में वैल्यू है, मान लो वैल्यू है 100, ठीक है, और हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं इस तरह से, प्रिंट इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा a इक्वल, फिर इनवर्टेड कॉमा 1, फिर उसके बाद कॉमा और उसके बाद ये वेरिएबल, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपको कैसे मिल जाएगा? जो इनवर्टेड कॉमा में लिखा है उसको तो वो मैसेज की तरह से कंसीडर करता है, मैसेज की तरह से कंसीडर करता है, और जो आप इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे उसको एज इट इज वो डिस्प्ले कर देता है। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा a इक्वल, और उसके बाद यहाँ पर a वेरिएबल है, a वेरिएबल की जो भी वैल्यू है इसी के आगे वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये a इक्वल 100 ये आपको आउटपुट मिलेगा, a इक्वल 100, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये जो डबल इन्वर्टेड कोट्स का यूज हम कर रहे हैं, डबल कोट्स का यूज कर रहे हैं, इसकी जगह पर सिंगल कोट्स का भी यूज हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक और भी चीज है कि अगर आप चाहें, ठीक है, तो बीच बीच में भी, जैसे मान लो एक लाइन मिटाएं इसका, ये वाला, जैसे यहां पर लिख रहे हैं a इक्वल 100, b इक्वल 200, और दो करके देख लेते हैं, और यहां पर प्रिंट करते हैं प्रिंट a इक्वल a, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, b इक्वल b, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट कैसे मिलेगा इसका? तो इसका आउटपुट मिलेगा a इक्वल 100 और उसी के आगे क्या मिल जाएगा? b इक्वल 200, a इक्वल 100 और b इक्वल 200।
तो इस तरीके से आप कामा से सेपरेट करके, प्रिंट फंक्शन के अंदर कामा से सेपरेट करके जितना आर्गुमेंट देना चाहें उतना आर्गुमेंट दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है ये भी आर्गुमेंट है, ये जो वेरिएबल लिखा है ये भी आर्गुमेंट है, यहाँ जो लिखा गया है वो भी आर्गुमेंट है, और यहाँ जो लिखा है बी वो भी आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट को जब हम सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करने के लिए कॉमा साइन का यूज किया जाता है। कॉमा साइन से आर्गुमेंट को सेपरेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी आर्गुमेंट्स को यहाँ पर कॉमा से सेपरेट किया गया है। बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत भी है किसी को? नहीं सर। चलिए एक आध प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट का नया चैप्टर कल से स्टार्ट होगा, तो उसके पहले एक दो प्रोग्राम आज बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन जरा लिखिए। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट बताया तो, कंट्रोल स्टेटमेंट पहले आज की बात करिए, कल तो वो कल। क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम comma to calculate, या comma हटा दीजिए, write a program to calculate number of nails, number of nails, N-A-I-L-S, number of nails, comma number of glass pieces and number of handles according to given condition. There are 6 nails comma 4 glass pieces and 2 handles, 2 digit में 2 या TWO 2 handles in a window. There are n windows, n windows and n windows and m rooms in a building. Find the total number of nails. Find the total number of nails, comma glass pieces and handles. Glass pieces. And handles बन जाएगा ना? क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे बहुत डबल हो गया। प्रोग्राम बन जाएगा ना? सिंपल था। क्या करना है बताइए? सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ नेल्स, Glass of pieces. नंबर ऑफ ग्लास पीसेस। आप लोग जो आप लोग बोलेंगे वो हम लिखेंगे, ठीक ना? और आप लोगों को ही सोच समझकर ये प्रोग्राम बनाना है, ठीक है?
क्योंकि अगर हम बढ़ा देंगे तो फिर आप कैसे सीखेंगे? आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि नेल्स कितना है 6, ग्लास पीसेस कितना है 4 और हैंडल कितना है 2। एक विंडो में, बात करिए आपने। ठीक ना, एक विंडो में इतना सामान लगता है। एक विंडो में 6 nails, 4 glass pieces and 2 handles ये लगता है। अब आपसे कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि n विंडोज और m रूम्स, तो n विंडोज और m रूम्स के लिए कुल कितने नेल्स, कितने ग्लास पीसेस और कितने हैंडल्स चाहिए, ये आपको बताना है। तो प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करेंगे? वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना, वेरिएबल तो a b c d x y z कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेंगे इनपुट नंबर ऑफ विंडो, राइट नंबर ऑफ विंडो, फिर दूसरा बी लेंगे इनपुट राइट नंबर ऑफ रूम्स, फिर सर एक फॉर्मूला बनाएंगे नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नेल्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ विंडोज, उस पे फिर प्रिंट कराएंगे नंबर ऑफ नेल्स इन द टोटल रिक्वायर्ड, जो भी सर टोटल रिक्वायरमेंट जितनी नेल्स की होगी वो हमारी निकल जाएगी। फिर सेकंड फिर ग्लास को लेके इसी तरह नंबर ऑफ विंडोज, नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ ग्लासेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर प्रिंट कराएंगे, फिर एक थर्ड बनाएंगे हैंडल के लिए। सिंपल। सब लोग सहमत है ना? इनकी बातों से सब लोग सहमत हैं? सही है ना सर? बिल्कुल, सोच तो रहे हैं, ठीक है, सही है या नहीं है ये तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग प्रोग्राम बनाने के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गलत होगा तो सुधार लेंगे, ठीक है, पहले सोचना जरूरी है। इस क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया गया है और वैसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जो लो लेवल की बात नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ रूम्स की तो जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है हमको? तो विंडोज में कुल कितने नेल्स लग रहे हैं, कितने ग्लास पीसेस लग रहे हैं और कितने हैंडल्स लग रहे हैं, यही बताना है ना सर। वैल्यू तो इसकी भी दी गई है, वैल्यू तो इसकी भी दी गई है, किसकी? एन विंडोज एंड एन रूम्स। हाँ, यही तो बता रहे हैं, यही तो आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन में ये एक जो डेटा दिया गया है ये आपको सिर्फ उलझाने के लिए, ठीक है, कि कुछ आप गलती करें, अदरवाइज क्या जरूरत है नंबर ऑफ रूम्स की? सर एक क्वेश्चन था, सपोज करिए सर ये हमारा रूम है, इसमें एक विंडो है, विंडो में 3 पेच लगे हैं, जैसा यहाँ नेल्स दिया है पेच कह देते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम रूम को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो सब रूम पे डिपेंड करेगा ना। हम 100 रूम कर देंगे तो उतने ही पेज की रिक्वायरमेंट होगी ना विंडो को कसने की। विंडो, कितना विंडो है पूरे बिल्डिंग में, रूम से क्या मतलब? सोचिए, एक विंडो यहाँ, एक विंडो उधर, 2-3 विंडो उधर, 2-3 विंडो नीचे, तो नंबर ऑफ विंडो चाहिए कि नंबर ऑफ रूम चाहिए? तो दोनों अगर एक स्टेटमेंट में डिफाइन कर दे रहे हैं कि एक पूरे बिल्डिंग में या एक रूम में इतने पर्टिकुलर क्वेश्चन समझिए, ठीक है, क्वेश्चन समझिए, आपको नंबर ऑफ पेज या नंबर ऑफ नेल्स को फाइंड करना है। नेल्स रूम में तो लग नहीं रहा है, विंडो में लग रहा है, बात समझ रहे हैं ना? तो अगर इस पूरी बिल्डिंग में अगर 20 विंडो है तो 20 मल्टीप्लाई से उतना ही नेल लगेगा ना,
चाहे रूम उसमें 5 हो, क्या फर्क पड़ता है पूरी बिल्डिंग में? कोई फर्क पड़ेगा? सोच के बताइए। ठीक है, मेरे केवल कहने के बाद हम मान लेंगे। ठीक है, आप सोच के बताइए कि पूरी बिल्डिंग में 20 विंडो है और एक विंडो में 6 नेल्स लग रहे हैं। रूम से कोई ठीक है, नहीं सर। तो रूम से क्या मतलब? रूम चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे एक ही हो पूरा ऊपर नीचे, प्रायोरिटी तो विंडो को मिल रही है ना सर। मतलब कैलकुलेशन आपका विंडोज बेस्ड है, रूम बेस्ड आपका कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर ये कहता कि एक रूम में n विंडोज है, एक रूम में n विंडोज है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर रूम्स की भी जरूरत होती और फिर उससे हम विंडोज को कैलकुलेट करते कि टोटल नंबर ऑफ विंडोज कितने बने और उसके बाद कितने नेल्स, कितने ग्लास पीसेस और कितने हैंडल्स की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब बताइए कि अब प्रोग्राम आप लोग जो बताएंगे वो हम लिखेंगे। क्या लिखना है सबसे पहले? इनपुट करेंगे। हाँ, इनपुट करेंगे किसके लिए? विंडोज के लिए। विंडोज के लिए। ठीक ना, विंडोज के लिए। तो मान लो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, n वेरिएबल ही ले ले, हो जाएगा ना। n कैसा इनपुट होगा? इंट होगा, फ्लोट होगा या स्ट्रिंग टाइप का? इंट होगा। विंडोज तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है ना। हाँ, सर नंबर में क्या करना है? नंबर ऑफ विंडोज, नंबर ऑफ विंडोज, यस सही, हम इसीलिए बोले हैं। ठीक है, कि देखिए आप लोग विरोध करते हैं कि नहीं मेरा। ठीक है, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, नंबर ऑफ विंडोज चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ विंडोज हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पर इंट इनपुट मैसेज आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए इंटर नंबर ऑफ विंडोज, इंटर नंबर ऑफ विंडोज, ये इनपुट हो गया। ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू पुट। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो सब कुछ आपके पास है। ठीक है, तो एक वेरिएबल और ले लेते हैं और इस वेरिएबल का नाम ले लेते हैं नेल्स। नेल तो n मल्टीप्लाई 6। ठीक है, एक ले लेते हैं ग्लास, ग्लास वेरिएबल और इसको कर लेते हैं n मल्टीप्लाई 4 और एक ले लेते हैं हैंडल, हैंडल और इसको कर लेते हैं n मल्टीप्लाई 2। हो गया ना कैलकुलेट? ठीक है, भाई प्रोग्राम जितना बड़ा क्वेश्चन उसका आधा प्रोग्राम बन गया। अब क्या करना है? प्रिंटिंग तो कराना है, खाली प्रिंट करना है। ठीक ना, तो प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट प्रिंट टोटल नेल्स रिक्वायर्ड कितना? क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेरिएबल कौन सा है? नेल्स, नेल प्रिंट टोटल ग्लास रिक्वायर्ड। वेरिएबल जो भी आप यूज करेंगे, कल ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा था, वेरिएबल कुछ और डिक्लेयर किया था और कैलकुलेशन किसी और वेरिएबल का कर रहे थे। कौन था? आप लोग थे ना? यस। तो उसकी वजह से प्रोग्राम में एरर आ रहा था। ठीक ना, तो जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं आप उसी वेरिएबल को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे नेल के लिए वेरिएबल हमने नेल ही लिया है और ग्लास के लिए वेरिएबल ग्लास लिया, हैंडल के लिए वेरिएबल हैंडल लिया है, तो आगे आप इन्हीं वेरिएबल्स का यूज करेंगे। प्रिंट टोटल हैंडल रिक्वायर्ड, जो वेरिएबल है आपका
एंटर। इसके बाद हो गया, कंप्लीट हो गया। यस सर। सेव करना है, सेव करने के बाद रन कराना है। जब आप रन कराएंगे तो क्या होगा, आउटपुट में रन कराएंगे तो क्या होगा, तुरंत आउटपुट नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये वाला मैसेज आएगा, ये वाला मैसेज, नंबर इंटर करना। आपको नंबर ऑफ विंडोज इनपुट करना है। तो जितना भी विंडोज आप वहां पे इनपुट कर देंगे वो वैल्यू जाकर एन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद ये कैलकुलेशन होगा और उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ये होगा ना। यस सर। सर हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा क्या कह रहा है, एक बार जैसे समझा देंगे। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा हम बोल देते हैं, ठीक ना, हमको बाद में समझ में आया कि स्टार्ट में बोलना चाहिए था। क्वेश्चन ये है कि एक विंडो में 6 नेल्स यूज हो रहा है। नेल्स माने किल, जानते ही होंगे, यस सर। ठीक है, किल, और 4 ग्लास ग्लास पीस ये यूज हो रहा है, और 2 हैंडल्स। कोई रो रहा है कि हंस रहा है? कुछ लोगों का हंसना रोना एक ही तरह का होता है, हैं? कुछ लोग हंसते भी हैं तो लगता है कि रो रहे हैं, और कुछ लोग रोते भी हैं तो लगता है कि हंस रहे हैं। ठीक है। और अलग स्पीशीज के लोग। और एक चीज और भी कहा गया है कि गाना और रोना ये सबको आता है, ठीक है। रोने का मतलब अब तो थोड़ा सा बहुत जमाना एडवांस हो गया है, ठीक है। तो रोना भी एक कला था पहले, अब वो कला धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, ठीक है। नहीं तो पहले रोना भी एक कला था। अब जैसे आप शादी वादी में देखिए, किसी लड़की की विदाई हो रही है तो वहाँ पे बहुत कला, रोने की बहुत कला होती है वहाँ। अभी भी गांव में भी रोने का चलता है। हाँ अभी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी खत्म हो रहा है, ठीक है। वहाँ भी 2-4-5 मिनट सुख किया और आप बोल के काम खत्म, बैठ के गए। देखिए क्वेश्चन ये था कि एक विंडो में 6 नेल्स का यूज हो रहा है, 4 ग्लास पीसेस का यूज हो रहा है, और 2 हैंडल्स का यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस बिल्डिंग में n विंडोज हैं, n विंडोज हैं और m रूम्स हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कुल कितने नेल्स का यूज होगा, कुल कितने ग्लास पीसेस का यूज होगा, और कितने हैंडल्स का यूज होगा। ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन में यही है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा हम ही से थोड़ी सी गड़बड़ी हुई क्वेश्चन को बोलने में, ठीक है। तो लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को कि करना क्या है आपको, ठीक है। एक बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ n विंडोज हैं और उसमें टोटल नंबर ऑफ m रूम्स हैं। एक विंडो में 6 नेल्स यूज हो रहा है, 4 ग्लास पीसेस यूज हो रहा है, और 2 हैंडल्स यूज हो रहा है। अब आपको कैलकुलेट करना था कि कुल कितने नेल्स की जरूरत होगी, कुल कितने ग्लास पीसेस की जरूरत होगी, और कुल कितने हैंडल्स की जरूरत होगी। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। सुधार लेना भाई जो जहां लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ कहीं किसी को कंफ्यूजन होगा तो उसको सुधार लेना है। हो गया, ये सबको समझ में आ गया? सिंपल सा प्रोग्राम था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर marks of 5 subjects, to enter marks of 5 subjects. Find total percentage of marks. Find total percentage of marks full stop
maximum marks of each subject, maximum marks of each subject is 50. क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं, ठीक है? 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं और इनपुट करने के बाद टोटल परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। एक चीज उसमें बताया कि हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? 50, ठीक है, 50। तो इसके लिए प्रोग्राम आपको बनाना है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे? वेरिएबल का डेटा टाइप कैसा होगा? इंटी होगा, इंटी होगा। फ्लोट तो मार्क्स मिलता नहीं है, ठीक है? फाइनली वो कन्वर्ट इंट में ही हो जाता है, इंटीजर में ही हो जाता है, ठीक है? छोटे छोटे क्लास में भले 2.5 नंबर दे दिया, 3.5 नंबर दे दिया, लेकिन फाइनली वो कैलकुलेट करके तो राउंड फिगर में लेकर चले आते हैं। तो परसेंटेज में वो बात हो सकती है, ठीक ना? परसेंटेज में जो परसेंटेज आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है, लेकिन मार्क्स को तो इंटीजर के फॉर्म में ही रखेंगे। क्या करें बताइए? सबसे पहले हाँ देखिए, सिंपल तरीके से सोचिए, सिंपल तरीके से सोचिए कि आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इनपुट करना है। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करना है, ठीक है? तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट अगर हम चाहें तो एक लाइन में भी कर सकते हैं और अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग लाइन में करेंगे तो मैसेज उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है? और एक लाइन में कर देंगे तो फिर एक कंबाइंड मैसेज हमको लिखना पड़ेगा। दोनों तरीका है, दोनों में कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। हम अलग अलग कर लेते हैं। तो हम सब्जेक्ट के लिए वेरिएबल ले रहे हैं, एच ले रहे हैं, मान लीजिए हिंदी के लिए, ठीक है? एच इक्वल इंट इनपुट इंटर हिंदी मार्क्स। और इसी तरह से ई ले लेते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक ना? ई इंट इनपुट इंटर इंग्लिश मार्क्स। और फिजिक्स ले लें, टी है, टी ले लें फिजिक्स के लिए, इनपुट इंटर फिजिक्स मार्क्स। मैथ ले लेते हैं, मैथ और वो दिखाई दे रहा है ना? यस सर। कैमरा में आ रहा होगा ना? यस सर। तो इसका इंक लग रहा है कि थोड़ा कम हो गया। केमिस्ट्री ले लें, सी है, सी इनपुट इंटर केमिस्ट्री मार्क्स, ठीक है?
अब क्या करना है, ये इनपुट तो हो गया, मार्क्स तो इनपुट हो गया। अब इसके बाद अब अच्छा एक बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी वो हम यहाँ पे कर नहीं सकते। जैसे हम यहाँ पर जब इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं इंट फंक्शन के साथ, तो यहाँ पर कोई भी नंबर आप इनपुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, मतलब कि उससे ज्यादा यहाँ इनपुट नहीं करना है, ठीक है। यस तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक और मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं इनपुट करने से पहले, ठीक ना। एक और मैसेज आप यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। वैसे उस मैसेज से भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पर करके देख रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट, इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट अप टू 50, अप टू 50 हो जाएगा। ये एक मैसेज सबसे ऊपर ही डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर सबसे पहले ये एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि प्रिंट फंक्शन में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यही आपको मैसेज मिल जाएगा कि इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट अप टू 50 तक। लेकिन सब लोग इतना मॉडल तो होता नहीं है कि आपकी बात सुने, बात समझ में आ रही? यस सब लोग इतने नैतिक नहीं होते, यस लेकिन हम देख रहे थे कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या अंतर है। एथिक्स और मोरालिटी में क्या अंतर है, बड़ा लंबा डिस्कशन है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम कह दें, ठीक है, हम कह दें कि 50 तक ही नंबर इनपुट करना है, ठीक है। तो सुन लिया, मैसेज पढ़ लिया, लेकिन अगर इनपुट कर दिया 97 तो भी वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में अभी और आगे, क्योंकि अभी एकदम हम लोग इनिशियल स्टेज पे प्रोग्रामिंग के हैं, हम बाद में जो नंबर इनपुट होकर आएगा उसको चेक कर लेंगे बाद में कि वो अप टू 50 है कि नहीं। अगर 50 से ज्यादा है तो कहेंगे कि ये इनवैलिड मार्क्स इनपुट किया गया है, वो हम चेक कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पर अभी उतना हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। बाकी हम हर वेरिएबल के लिए चेक कर सकते हैं कि जो नंबर इनपुट किया गया है वो 50 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 50 से ज़्यादा होगा तो हम बता देंगे, मैसेज को डिस्प्ले करा देंगे कि ये इनवैलिड मार्क्स इनपुट किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 50। तो चलिए अब इतना मान लेते हैं, मान लेते हैं आप सभी लोगों को हम समझ लेते हैं कि आप सभी लोग मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं टॉट, टॉट माने टोटल, टोटल के लिए वेरिएबल लेंगे टॉट, क्या क्या कर लेंगे h प्लस e प्लस p प्लस m प्लस c, टोटल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। तो परसेंटेज के लिए वेरिएबल ले लिया PER, पूरा परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल ले लिया। अब आपको क्या करना होगा बताइए, टोटल मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 250, डिवाइडेड बाई 250, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कितना है एक सब्जेक्ट का 50, तो 5 सब्जेक्ट का 250, ठीक है। अब इस तरीके से ये कैलकुलेट होकर आ गया, और अब आप इसको प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स PER, बस इतना ही करना था, कुछ और करना था। क्वेश्चन में देखिए इतना ही करना है ना, यस सर, बस ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखिए जैसा हम आपका ये प्रोग्राम आपके सामने लिखते हैं,
अगर आप ठीक ऐसा ही टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर में ध्यान से, तो कभी भी कोई एरर नहीं आएगा, कभी एरर नहीं आएगा। आप लोग की प्रॉब्लम हो रही है, 1-2 दिनों से हम सुन रहे हैं कि एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर हमारी गलती से आता है। अगर हम गलती करेंगे तो एरर आएगा, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो एरर नहीं आएगा। जैसे ये प्रोग्राम हम लिखे हैं, अगर आप ठीक इसी तरह से लिखेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। आप देखिए ये पूरा प्रोग्राम इतने लाइन का प्रोग्राम है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई इंडेंट यूज नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर आप टाइप करते समय कहीं भी इंडेंट दे देंगे तो उसकी वजह से भी एरर आने लगेगा। टाइम हो गया क्या? चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, कल आगे नया चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।